हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स टुडे। हमको क्लास 11th इकोनॉमिक्स पूरी बेस से स्टार्ट करनी है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में हुआ, कैसे वो चीज़ इंक्रीज़ हुई, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया। तो चैप्टर 1 ओनली डील्स विद द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द इंडिपेंडेंस। 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने कैसे यूटिलाइज़ किया इंडिया को, कैसे उन्होंने हमारे देश को सप्रेस किया, कैसे उन्होंने हमारा वेल्थ ड्रेन किया सारा। तो हम इस बारे में सब पढ़ेंगे। सो माय नेम इज़ प्रणव परगाल। सो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है इसके अंदर। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज और अंडर ब्रिटिश कैसा था। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे आफ्टर 1947 आज़ादी के बाद क्या हुआ। उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन इकोनॉमी आज़ादी से पहले कैसे थी, ठीक है। सो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, ठीक है ना। इंडियन हम बोलते हैं यूएस इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, यूके की इकोनॉमी है, हर जगह की अपनी अपनी इकोनॉमी है। पर इकोनॉमी है क्या। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच by which people get a living to satisfy their wants. ऑलराइट, हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जो हमको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम लोग अर्न कर सके अपनी लिविंग को। अब हम अर्न कैसे करेंगे, अर्न करेंगे अपने वांट सेटिस्फाई करेंगे। अर्न करेंगे कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। हमने चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को, वैसे हम अर्न करेंगे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। इट प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी है जैसे कि हमको अलाउ करता है कि हम लोग काम करें ताकि हम पैसे कमाएं, पैसे कमाएंगे अपनी नीड्स फुलफिल करेंगे, नीड्स वांट्स फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज इकोनॉमी, इट इज सिस्टम इन विच पीपल डू देयर वर्क टू अर्न देयर लिविंग, ऑलराइट, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। सो अब अंडर ब्रिटिश हमारा इंडिया, हम कहते हैं इट वाज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, हमारा इकोनॉमी बहुत वीक थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हम लोगों ने एक इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया, बट उससे पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ना काफ़ी, एक वर्ड आएगा बार बार मैं यूज़ कर सकता हूँ, सप्रेस, मतलब कि जाती, ठीक है ना। उन्होंने हम लोग को दबा के रखा नीचे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, देखो सिंपल सी कहानी है। हमारे ब्रिटिश रूल से पहले ना इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंट मतलब हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हमें किसी कोई रूल नहीं कर रहा था ना हम पे। हम लोग इंडिपेंडेंट थे, हम अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे थे, ठीक है ना। आज़ादी से पहले इंडिया, बिफोर ब्रिटिश एंटर जब आए ना, उससे पहले जो इंडिया था ना बहुत ऊपर चल रहा था। एक्सपोर्ट्स में हो गया, रॉ मटेरियल में हो गया, इंडिया सोन चिड़िया बोलते थे, सब कुछ अवेलेबल था हमारे पास, बहुत वेल्थ था, बहुत ज़्यादा वेल्थ था, जिसको ब्रिटिशर्स ने स्लोली एंड स्टेडली हमसे लेके गए, ठीक है ना। उन लोगों ने प्रॉपर, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी यूनिटी नहीं थी उस समय, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे। तो जब उनको मिला कि हाँ भाई ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ दे कैन बी सप्रेस्ड, उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो उन चीज़ पे, उसके ऊपर ना इंडियंस को काफ़ी हरास किया गया, और उन्होंने सब कुछ ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा इंफ्रा जो था, ठीक है ना, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम लोग कहते हैं, बट मेनली वो सब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है ना, दैट वाज ओनली फॉर द ब्रिटिश, वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए था। दैट वाज फॉर अंग्रेज, हमारे से सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठाने के लिए काम करने आए थे। उन्होंने हमसे रॉ मटेरियल लिया, अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूटिलाइज़ किया उसको, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बेटर किया, और वहीं से वो जो फिनिश प्रोडक्ट था यहाँ पर ही डंप किया। इंडिया को एक्सपोर्टर तो बनाया, लेकिन रॉ मटेरियल का सिर्फ, जो इंडिया पहले 25% एक्सपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स को, अब वो सिर्फ इंपोर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स और एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ड्यूरिंग बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन एक्टिविटी, मैक्सिमम लोग 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम थी, 10% के आसपास ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लेकिन हैंडीक्राफ्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे सिल्क, कॉटन, जूट वगैरह। ब्रिटिश ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। ना हमारी नेशनल इनकम में उन्होंने इंक्रीज, नेशनल इनकम में हेल्प किया उन्होंने, ना पर कैपिटा इनकम में हेल्प किया उन्होंने। सिर्फ अपने गवर्नमेंट ऑफिस चलाने के लिए हमारे को यहाँ पर बिठाए रखा उन्होंने। जो भी पैसा आता था वो अपने लिए यूटिलाइज करते थे, नॉट फॉर द इंडियन, फॉर द बेटरमेंट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अब इसके ऊपर दादा भाई नरोजी, आर.सी. देसाई, वी.के.आर.वी. राव, इन सब ने बुक्स लिखी है काफ़ी, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी वेल्थ को अपने देश में ड्रेन किया। यहाँ से लेके, जैसे ड्रेन पाइप होती है ना, यहाँ से लेके इस जगह लेके जाता है, उसी तरह ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। वेल्थ हम इंडिया से लेके ब्रिटेन में ले गए, ठीक है।
और फन फैक्ट ये है कि एक वाइसरॉय था ब्रिटिश का, उन्होंने कहा था इंडिया इज अ पिवट ऑफ आवर एम्पायर, हम लोग इंडिया के भरोसे ही बैठे हैं, अगर इंडिया को हार दिया, इफ वी लूज इंडिया सन ऑफ आवर एम्पायर विल सेट, मतलब कि अगर ब्रिटिश इंडिया हम हार गए, इंडिया हमारे हाथ से निकल गया ना, तो ब्रिटिश खुद ही डूब जाएगा, क्योंकि इंडिया ही तो सब कुछ दे रहा है उसको, रॉ मटेरियल इंडिया दे रहा है, फिनिश गुड वो वहाँ से इंडिया में बेच रहे हैं, सब कुछ तो इंडिया उनके लिए, ठीक है। अगर और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, रिड्यूस द रोल ऑफ इंडिया बीइंग अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमसे एक्सपोर्ट करते रहे और फिनिश गुड हमको इंपोर्ट करते रहे, ठीक है। फिर अब हम एक एक सेक्टर पढ़ेंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। 85% एग्रेरियन, एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर, 85% यहाँ पर एग्रेरियन लैंड था, यहाँ पर बहुत लैंड था, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन थी ना वो स्टिल स्टैगनेंट थी। स्टैगनेंट मीन्स कि हाँ भाई ना बढ़ नहीं रही थी वो और ना घट रही थी, वो एक मतलब कि अगर 5 हो रही है तो 5 ही चली जा रही है, बढ़ नहीं रही। हमने लैंड भी ज़्यादा बड़ा किया, लैंड जब बड़ा हुआ तब भी प्रोडक्शन स्टैगनेंट। स्टैगनेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं थी इतनी कैसे काम किया जाता। और मोर ओवर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश थे ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन से, ज़मींदारी था, रोतवारी था, महलवारी था, ठीक है ना, अब ये हर जगह चल रहे थे ना। अब इसमें क्या होता था, एक ना जैसे समझ लो ये है एक फार्मर, ये है ज़मींदार, ठीक है, ये है जो ब्रिटिश का ऑफिशियल है, या हम लोग लिख देते हैं वॉइस रॉय, वी फॉर वॉइस रॉय, या गवर्नमेंट जनरल, गवर्नर जनरल बोलते हैं, जो भी। अब हुआ क्या, अब ये वॉइस रॉय बोलता था ज़मींदार को कि भाई मैं तुझे अपॉइंट कर रहा हूँ, तू इस लैंड के ऊपर से मुझको इतना पैसा 50,000 ला के देगा। ज़मींदार बोलता था ठीक है सर मैं ले आऊँगा, रिलेशन भी अच्छे होते थे, पैसे भी दे दूँगा। ज़मींदार आगे फार्मर को बोलता था भाई मुझे 70,000 रुपये चाहिए, इतना प्रोडक्शन कर भी वो 70,000 मिले, ठीक है। इसमें ज़मींदार को 20,000 का फ़ायदा हो जाता था, अपने से सप्रेस करता था फार्मर को, बोलता है नहीं मुझे चाहिए, मारते थे ये लोग, ठीक है ना, हरास करते थे फार्मर्स को, सप्रेस करके रखते थे नीचे कि हाँ भाई मुझको नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अब इसने तब कुछ दिया, इसने 70 दिया, इसने 50,000 वॉइस रॉय को दे दिया, फार्मर को कुछ नहीं मिला। ऊपर से उसका लैंड जो था फार्मर का, उसमें यह था कि अब उसे खाद वगैरह उगी, प्रोडक्शन हुई है, ऑब्वियसली जो तो लैंड की थोड़ी सा पहले सॉइल था वो भी तो डिके हुआ, वो भी तो खराब हुआ, उसके ये इन्होंने ज़ीरो किया। अब लैंड के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आई, लैंड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे ये लोग, ज़मींदार एंड एवरीवन, कुछ भी नहीं करना इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने क्या करना, सिर्फ अपना प्रोड्यूस लेना और चला जाना। इस वजह से क्या होता, लैंड भी खराब होता था, फार्मर को भी कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। British's land settlement policy like zamindari system in which profits of the land went in the hands of zamindars, not the cultivators. Zamindars did nothing for improvement of the land and collected the rent, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ऊपर से हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी थी। वल्नरेबिलिटी क्या हो गया कि हार्श क्लाइमेट हो गया ना, जैसे फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई ना, इसके ऊपर उनको कुछ नहीं मिलता था, ठीक है ना। फार्मर्स उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं करते थे वो लोग, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, ठीक है। और जब वहाँ पर भी नहीं थके ना, अब उन्होंने क्या किया, समझ लो एक लैंड है, यहाँ राइस उगती है, राइस की प्रोडक्शन है, इन्होंने क्या किया, नहीं आधा आधा लैंड करो, यहाँ पर ऐसा क्रॉप उगाओ जिसकी कमर्शलाइजेशन, जैसे इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। कमर्शलाइजेशन क्या हो गया कि ऐसा सामान, ऐसे क्रॉप्स बनाओ, कैश क्रॉप्स, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे क्रॉप्स बनाओ जिससे कैश आए ज़्यादा, जैसे अभी के टाइम में सैफरन है, ठीक है ना, ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिससे कैश काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है। तो फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है ना। अब जिसकी उसके कैश क्रॉप्स हमको प्रोड्यूस करने पड़े। एग्रीकल्चर तो ये हो गया, ठीक है ना। अब उन्होंने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं, अब लोग सोचते हैं कि इंफ्रा भी था। अब इंफ्रा इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, याद रखना, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज इसका जो भी चीज़ है ना, बेनिफिट है ना एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। रोड जो बनी है ना, इट इज़ नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर अ बेगर ऑल्सो, ठीक है, सबके लिए, चाहे वो रिच क्लास का पर्सन है, चाहे वो लोअर क्लास का पर्सन है। द इंफ्रास्ट्रक्चर, द रोड, द बिल्डिंग इज मेड फॉर एवरी वन, ऑल राइट। सो बिकॉज इट्स बेनिफिट्स रीचेज टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ देखो, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जब हम पे रूल किया ना,
उन्होंने हमको इंफ्रा बना के दिया, बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए, रेलवे बनाई, पोर्ट बनाए, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज, ठीक है ना, शुरू किया। बट इट वॉज नॉट फॉर द इंडियंस, मेनली इट इज़ फॉर द ब्रिटिशर्स ओनली, वो ब्रिटिशर्स के लिए ही था, ठीक है। इट वॉज डेवलप फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक है। क्यों? अब देखो, रोड्स बनी, इट हेल्प देम टू मोबिलाइज देयर आर्मी, इधर से उधर आर्मी को लेके जाना, ठीक है, रॉ मटेरियल को यहाँ से वहाँ ले जाना। अब जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी थी, ठीक है ना, जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी थी वहाँ रेलवे से ले जाते थे फास्टर ट्रैवल के लिए, और जहाँ पर रेलवे नहीं पहुँच पाई वहाँ रोड चल जाती थी, ठीक है। समझ लो, पहले कोई इंसान दिल्ली से लेके, जिसने महाराष्ट्र जाना ना, वो पैदल जाता था, ठीक है ना, रोड के वे चला गया, ट्रेनें बनाई, ट्रेनों से और जल्दी पहुंचना शुरू हो गया। ये सब ब्रिटिशर्स ने ला के दे दिया, पर क्यों? अपने लिए, ताकि जल्दी आर्मी पहुंचा सके, जल्दी रॉ मटेरियल पहुंचा सके। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स किए थे ना उन्होंने, कैश क्रॉप बनाए थे, वो जल्दी प्रोड्यूस पहुंचे। गेटिंग माई पॉइंट? तो रोड्स मोबिलाइज आर्मी करने के लिए, रॉ मटेरियल, रेलवेज फास्टर ट्रैवल के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए, फिर पोर्ट्स बनाए। ये है समझ लो रिवर, ये है पोर्ट, या ये सी है, सॉरी सी बोलेंगे, ये है पोर्ट, ये है रोड। यहाँ सामान आया, यहाँ इकट्ठा हुआ, यहाँ से शिप में चढ़ाया, यहाँ से सी में ट्रैवल होकर वापस अपने देश ब्रिटिश के पास एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों? पोर्ट्स का काम ही यही था। वाटर ट्रांसपोर्ट भी अच्छा कर दिया। उसके साथ अब कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राफ सर्विसेज खोल दी कि आखिर यहाँ से अपने एक बंगाल का वॉइस रॉय मद्रास के वॉइस रॉय से या फिर बॉम्बे के वॉइस रॉय से बात कर सके, टेलीग्राफ सर्विसेज। एवरीथिंग फर्स्ट वॉज ब्रिटिश अपने लिए कर रहे थे। हमको लग रहा था हमारे लिए हो रहा है, बट ब्रिटिशर्स अपने लिए कर रहे थे ताकि उनका रूल बेटर हो सके हमारे पे, ठीक है। फिर आते हैं हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था, ठीक है। इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, ठीक है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्री जो थी वो हैंडीक्राफ्ट थी, वो भी 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्या है? जैसे स्टोन्स बनाने के लिए, जेम्स बनाने के लिए, ज्वेलरी हो गई हमारी थोड़ी सी, जैसे कि हमारे लिए क्लॉथ हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इसके लिए था। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा है ना कि हम अपने लिए फॉर ब्रिटिश इटसेल्फ अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के यहाँ से रॉ मटेरियल उठा सकते हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रही कि हम लोग इंडिया को सिस्टमेटिकली, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप डी इंडस्ट्रियलाइज करें, मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया करें इन सच अ वे दैट इंडिया जस्ट रिमेन्स अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटिश, मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, मियर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश, यहाँ से रॉ मटेरियल जाए। सेकेंडली, इंडिया को हम लोग अपने ब्रिटिशर्स के जो रॉ मटेरियल से हमने सामान बनाया है उसी फिनिश प्रोडक्ट से इतना भर दें ताकि वहाँ पर, ठीक है, वो लोगों की मार्केट पूरी खत्म हो जाए इंडियंस की, और हम लोग इतना ग्रोथ करें, हमारे को और पैसे मिले। सिंपल वे में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, समझ लो कॉटन यार्न है, वो यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा के वो ले गए अपने पास, अपने देश में। वहाँ उन्होंने क्या किया, उसी की टी शर्ट बनाई और इंडिया में ही बेची, यहीं पर डंप कर दी कि हाँ भाई इंडिया जो है ना, उसको हम लोग हर तरीके से उससे पैसे छीने, ठीक है। तो ब्रिटिशर से पहले इंडिया ट्रेड कर रहा था, अपना आराम से ट्रेड हो रहा था, उन्होंने लेकिन डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है। मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, उन्होंने रॉ मटेरियल भी हमसे लेना और फिनिश प्रोडक्ट की मार्केट भी हमें बनाया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो नीचे गिर गई, जो पहले जिसका नाम था, जो बची हुई थी, वो तो अब वो भी नीचे गिर गई। क्यों? अब देखो, लोगों रॉ मटेरियल हाथ में ही रहा, वो नीचे गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी हुई तो डिमांड लोकल गुड्स की जो थी, ठीक है ना, अब और बढ़ने शुरू हो गई थी क्योंकि लोग बना ही नहीं पा रहे थे। उसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने वहाँ से सामान हमको यहाँ भेजा, फिनिश गुड, तो उधर की डिमांड भी लोकल गुड्स की उनको पास मिल गई, ठीक है। उसके बाद वो इधर भी नहीं रुके, उन्होंने बोला नहीं, अब हम लोग इनके एक्सपोर्ट के बाकी देश के साथ भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, इनका एक्सपोर्ट बाकी देशों के साथ ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका के साथ जो हम करते थे या चाइना के साथ थोड़ा बहुत करते थे ना, इन्होंने वो भी छीन लिया। इन्होंने कहा नहीं, 95% से ज़्यादा आप हमारे साथ ट्रेड करेंगे,
और अपने लिए इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई थी कि ब्रिटिश वालों के साथ जितना भी हम लोग करें, समझ लो जैसे कि इंडिया वाले ने ब्रिटिश वाले के साथ जितना भी किया है ना, इन्होंने सब कुछ ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे लग रहा था वही चीज़, जैसे कि जो ब्रिटिश को चीज़, समझ लो जैसे कि जो चाइना को चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी ना हमसे, ब्रिटिश को वही चीज़ हम लोगों से 50 रुपये की मिल रही थी। ऐसी पॉलिसीज थी इनकी हमारे लिए, ठीक है। ऊपर से डंप यार्ड बना दिया, जो फिनिश गुड वहाँ से बन गया, कॉटन की टी शर्ट आई वो यहाँ रख दी, कारपेट वहाँ पर बनवाए इन्होंने, वहाँ यहाँ आ गए, सब कुछ यहीं पर चल रहा है। इवन, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई। ब्रिटिश इंडिया की इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर, वेस्ट इंडिया में इंडियंस ने कॉटन इंडस्ट्रीज खोली हुई थी, जैसे गुजरात में थी, ठीक है, हमारी बॉम्बे में थी। बट उधर ईस्ट साइड में, बंगाल वाली साइड ना, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी जूट इंडस्ट्रीज खोलना शुरू कर दी थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज खुली थी लेकिन तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न क्या था, यहाँ पर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। जैसे कि ये है एक मेरी कॉटन का यान, ये है मशीन जिस पे टी शर्ट बनेगी, और ये बनी टी शर्ट, ठीक है, ये बनी हमारी टी शर्ट। अब देखो, मशीन में जाएगा तभी टी शर्ट बनेगी ना, सिंपल। मशीन ही नहीं है, टी शर्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री ही नहीं है, काफ़ी देर के बाद आना शुरू हुई, उससे पहले तो थी नहीं हमारे पास। 1900 तक तो कॉटन मशीनरी नहीं थी यहाँ पर, कैसे बनाएंगे टी शर्ट एक, ठीक है, प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाती थी। अब जब ये नहीं है, ये नहीं हो रहा, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, ज़्यादा हमारे पे कंट्रीब्यूशन ही नहीं था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। तीसरा, जितना भी काम इसका हो रहा था ना, वो सब, जैसे कि कोई मशीन लेके आए ना ये लोग, तो वो रेल ठीक करने के लिए लाए, पोर्ट ठीक करने के लिए, रोड ठीक करने के लिए, उसके लिए आ रहा था। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारे यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडस्ट्री पे भी नहीं रुके, इन्होंने वो तो लिया, उसके बाद हमारे फॉरेन ट्रेड के पीछे पड़ गए लोग, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड है ब्रिटिशर्स का, फॉरेन ट्रेड देखो, अब बिफोर ब्रिटिशर्स ना, इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट 25% एक्सपोर्ट था हमारा वर्ल्ड में। 25% एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया था, 25%, बहुत ज़्यादा होता है 25%, ठीक है। अभी के टाइम पे इंडिया का ना 2.5% एक्सपोर्ट है सिर्फ, अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2023, 2.5% एक्सपोर्ट है इंडिया का सिर्फ वर्ल्ड में, इतना कंट्रीब्यूशन है। अब एक टाइम पे 25% था यार, अब 2.5। चाइना का भी ना अभी के टाइम ऑन द प्रेजेंट, चाइना के साथ हर कोई ट्रेड करना चाहता था, चाइना का भी 14-15% के ऊपर नहीं जाता था फॉरेन एक्सपोर्ट। इंडिया के पास क्यों था? क्योंकि इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, इंडिया के पास, इंडिया सोने की चिड़िया थी, ये फैक्ट मानना पड़ेगा। क्यों? ब्रिटिशर्स ने हमारे पास आए, उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट की जितनी भी पॉलिसी थी इतनी डिस्क्रिमिनेटरी बनाई, हमारे एक्सपोर्ट्स फॉल डाउन किए, और जितने भी एक्सपोर्ट्स थे उन्होंने हमारे इतने यहाँ पर एक्ट्स लाए, काउंसिल एक्ट लाया गवर्नमेंट, उसमें ये किया, पहले उनके पास सारा एक्सपोर्ट ब्रिटिश के पास था, उन्होंने क्या किया, पहले इंडिया के पास थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट था, बाकी कंट्री श्रीलंका साथ करते थे, चाइना के साथ करते थे, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ करते थे। धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म करके ब्रिटिश ने ऐसा कि ब्रिटिश की मोनोपोली बनेगी, मोनोपोली बना दी उन्होंने कि हाँ भाई हम ही अकेले बंदे हैं जो आपके साथ ट्रेड करेंगे और किसी के साथ आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। ब्रिटिश वर लाइक दिस, दे वर वेरी हार्श टूवर्ड्स इंडियंस। वो कहते थे नहीं, तुम हमारे साथ करोगे जो भी करना है, हम तुमको बाहर नहीं करने देंगे, ठीक है ना। और ये सब क्यों था? क्योंकि उस समय ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उनको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए था, क्योंकि यहाँ का रॉ मटेरियल उनको सस्ता पड़ेगा, उसी रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनाएंगे और वहाँ पर वो फिनिश गुड्स को यूटिलाइज करके बना के यहीं पर फेंकेंगे इंडिया में, कि यहाँ की डिमांड को खाएंगे और यहीं से हम पैसे वापस लेंगे, कॉटन की टी शर्ट यहाँ पर ही बेचेंगे अपनी, जैसे चाइना अभी करता है, डंप करता है अपना सामान या फिर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज यूज़ करता है, वैसे उस समय ब्रिटिश इंडिया के साथ कर रहा था, ठीक है। ब्रिटिश एक्टिविटीज अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, बिकेम मियर इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटिश हैड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड वेरी लिटल विद अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में आ जाएगा श्रीलंका, उस समय इसको हम बोलते थे सीलॉन, श्रीलंका चाइना था उस समय, ठीक है। इंडिया हैड एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया। अब देखो फॉरेन ट्रेड तो हो रहा है, अब जितना भी सरप्लस हो रहा है ना, दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश अपने लिए ही उसको यूटिलाइज करते थे, इट वाज नॉट यूटिलाइज्ड बाय एनीवन एल्स, ठीक है।
ब्रिटिश यूज टू एक्सपोर्ट, जितना भी पैसा था ना वो अपने एक्सपेंसेस निकालते थे, या जो पैसे बच गए वो वापस अपने देश भेज देते, ब्रिटेन भेज देते। इंडिया में उस पैसों का 0 रुपया खर्चते थे वो लोग इंडियंस के ऊपर, समझ गए। फिर हम आ गए ऑक्यूपेशन के ऊपर। अब देखो करंटली अगर बात करूँ ना मैं, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना, देखना आप, एग्रीकल्चर 40% के आसपास आ गया हुआ है। लेकिन एट द टाइम, पहले के टाइम पे ना 90s 80s में 70s धीरे धीरे पीछे आता रहोगा, एग्रीकल्चर वॉज द मेन एक्टिविटी। 75% जो था हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे लोग। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कम थे, सर्विस सेक्टर बहुत कम था, लेकिन मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे थे। मैन्युफैक्चरिंग का क्या हुआ, अब देखो स्लोली एंड स्टेडली ना, अब देश जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बदलता है ना, अभी के टाइम पे देखो सर्विस सेक्टर 40% के आसपास वो भी पहुंच गया, ठीक है। 35-40% के आसपास सर्विस सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उधर भी लोग एम्प्लॉयड हैं काफ़ी, ठीक है ना। बिजनेस में भी लोग उस समय नहीं थे इतने, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस होते हैं ना जब, तो थोड़ा वेरिएशंस आते हैं। फिर लोग, अब देखो, अब कहीं पर उस समय इंडस्ट्रीज थी नहीं तो लोग एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि सबके पास लैंड था, सबको खेती करना आता था, फार्मर थे। इंडस्ट्री खुली, देखो जब बंगाल में इंडस्ट्री खुली, उड़ीसा में इंडस्ट्री खुली ना, वहाँ पर एग्रीकल्चर वाले लोग के कम होते रहे और ना लोग ज़्यादा मूव करते रहे उधर। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 20% पहुँच गया था, क्योंकि वहाँ पर लोग शुरू हो गए थे कि हाँ भाई हम उधर जाएंगे, उधर जाके एम्प्लॉयमेंट करेंगे, हमको अपनी तरफ से पैसे लगाने, हम वहाँ काम करेंगे। तो इसी वजह से लिखा हुआ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, बॉम्बे मद्रास बंगाल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वर ओपन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्रीज। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ गया इसके ऊपर। अब आगे हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशंस पे, सब कुछ हमने पढ़ा कि हाँ भाई क्या हो। अब देखो, अब इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन ना टिल 1921 फर्स्ट फेज में रही। 1921 के बाद सेकंड फेज शुरू हुआ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, ठीक है। अब हुआ क्या, बिफोर, अब 1881 में एक वापस वॉइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल वॉइस रॉय। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कराया पहली बारी सेंसिस। वो तो उनको ना सेंसिस कराया, सेंसिस क्या होता है, हर 10 साल बाद होता है, जिसके अंदर में पता चलता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, लोगों को चेंजेस कैसे हैं, लिटरेसी कितनी चेंज हुई है, नंबर 1 कौन है, साइज़ किसका बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट किसकी, सब कुछ सेंसिस में पता चलता है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ, 1881 में लॉर्ड मायो ने सेंसिस करवाया। अब मायो ने जब सेंसिस करवाया तो ना उससे देखा कि अनइवननेस है काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ में। अनइवननेस मतलब कि कुछ आइडिया अच्छे से नहीं पा रहा कि हाँ भाई हो भी रही है नहीं भी हो रही है। लेकिन 1921 के बाद ना काफ़ी चेंजेस आना शुरू हुए। फिर 1921 के जो सेकंड ट्रांजिशन हुआ उसके अंदर हम लोगों को पता चला ऐसे फैक्ट, सबसे पहला बड़ा फैक्ट उसमें ये पता चला हम लोगों को, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। उसमें क्लियरली मेंशन था कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है बट इट इज़ नॉट वेरी हाई, इट इज़ अ मॉडरेट पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंडली, लिटरेसी रेट इंडिया का वॉज लेस देन 16%। ऑलराइट, come on the slides, I'll show you. Total population or rate of its growth was not very high. ओवरऑल लिटरेसी वॉज लेस देन 16%, मतलब कि इंडिया में 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें से विमेन जो थी, अगर विमेन की बात करें तो 7% से भी कम। अब के कंपैरिजन में, उस समय के कंपैरिजन में बहुत फ़र्क है। आजकल तो टोटल लिटरेसी 65-66% पहुंच गई है, उस समय 16% भी नहीं थी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, अगर जहाँ पर थी भी ना वो भी प्रॉपर नहीं थी ही नहीं बहुत जगहों पे, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 32 ईयर्स, राइट नाउ इट इज़ अराउंड 60-65 ईयर्स। मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट, मरने वाला लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन मरता, बच्चे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी 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 हाई, इट वॉज अराउंड 60% एट दैट टाइम, ठीक है। तो पॉवर्टी बहुत थी, डिसीजेज भी बहुत है। सो एट द एंड वी मेक अ कंक्लूजन दैट क्या ब्रिटिशर्स थे हमारे साथ। अब ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ से गए, ब्रिटिशर्स ने क्या करके दिया, एग्रीकल्चर खराब, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं अच्छा था, प्रोडक्शन नहीं थी, लैंड स्टैगनेंट, सब कुछ स्टैगनेंट प्रोडक्शन थी, इरिगेशन नहीं थी, यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं थी। इंफ्रा अपने लिए डेवलप करके गए, ठीक है, सब कुछ इंफ्रा अपने लिए किया उन्होंने, ठीक है। उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी हमारी, फॉरेन ट्रेड हमारा ख़राब किया, हमारे यहाँ का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हिल गया था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से लोग पीछे जा रहे थे, डेमोग्राफिक कंडीशन भी ख़राब थी। तो मैक्सिमम
पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल माइन्यूट थे। अगर मैं 5 पॉजिटिव्स गिनाऊंगा इसके अंदर से 25 नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव जैसे कि मैंने उन्हें रेलवे बनाया, इन्होंने रोड बनाया, हमें ठीक था, बट वो अपने लिए बनाया ना, इट वॉज नॉट यूटिलाइज बाय द इंडियंस। पैसे आए, सरप्लस तो कमाया ट्रेड ने, बट वो इंडियंस के पास नहीं पहुंचा, उन्होंने अपने पे ही खर्च किया। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हो और कंटेंट ऐसा देखना, डू कमेंट कि मैं अपना चैप्टर 2 लेके आऊँ आपके लिए। सो प्लीज़ लुक एट दिस कि हमने क्या क्या इसके अंदर कवर किया। हमने पहले इकोनॉमी पढ़ा है, हमने इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट, क्या एग्रीकल्चर था, ब्रिटिशर्स ने कैसे किया, उनका लो लेवल हमारे लिए, उन्होंने हमारे पर कैसा सप्रेस किया था ब्रिटिशर्स ने। हमने उसके बाद अपने आप को देखा कि हाँ भाई उसका बेनिफिट भी हुआ या नुकसान ही ज़्यादा, हमने नुकसान ही देखे इस चीज़ के। ठीक है, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। नाउ आपका काम ये है, यू ओपन योर बुक्स, ओपन द NCERT, रीड द चैप्टर 1। कुछ समझ नहीं आता, डू वॉच द वीडियो। मैंने वीडियो ऐसे इन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से, ताकि आप लोग आराम से पीछे से पूरा बेस बना के आओ, आराम से पढ़ो। ठीक है, इस चीज़ को अगर कोई डिफ़िकल्टी तब भी दिमाग में रह जाती है, कोई इशू रहता है, डू कमेंट इट डाउन ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, इट्स योर टीचर प्रणव।